सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसफी। फिलोसफी की है 26वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है मारिया मोंटेसरी। अब मारिया मोंटेसरी कौन थी? इन्होंने अपनी एक शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति चलाई थी मारिया मोंटेसरी के नाम से या फिर मोंटेसरी विधि के नाम से। वो क्या थी, उसके क्या गुण थे, क्या सिद्धांत थे, क्या विशेषता थी, वह सब बीएड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में गुण पूछ लिए जाते हैं खाली। अगर शॉर्ट में आएगा तो गुण पूछ लेंगे कि मोंटेसरी विधि के गुण बता दीजिए। ये हमारी मोंटेसरी मैडम थी, इन्होंने मोंटेसरी विधि दी है। अब देखो, हमने पिछली विधि में फ्रोबेल पढ़ा था, विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल, उसे हम फ्रोबेल लिख देते हैं खाली। फ्रोबेल ने बच्चों के लिए एक विधि दी थी कि छोटे बच्चों को अगर हमें ज्ञान देना है तो खेल विधि के द्वारा देना चाहिए, खेल खेल में सिखाना चाहिए। मारिया मोंटेसरी ने भी ठीक फ्रोबेल की तरह ही बच्चों को ज्ञान देने के लिए एक विधि दी जिसे मोंटेसरी विधि कहा जाता है। यह विधि फ्रोबेल की विधि से बिल्कुल मिलती जुलती है। फ्रोबेल ने विधि पहले दे चुके थे, फ्रोबेल अपनी विधि किंडरगार्टन मेथड ये पहले दे चुके थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे और मोंटेसरी इटली की रहने वाली थी। तब ये दोनों रहते तो अलग अलग थे, इनके विचार भी अलग अलग थे, लेकिन बात एक ही कहते थे दोनों कि बच्चे को जो ज्ञान दे रहे हैं हम, वो भाषण के द्वारा या किताबों के द्वारा नहीं देना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड ज्ञान देना चाहिए छोटे बच्चों को। प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लास वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 4 5 6 साल वाले में बच्चे, उन्हें। इन दोनों के विचार काफी मिलते जुलते हैं, फ्रोबेल के और मारिया मोंटेसरी के एक जैसे से ही विचार है, लेकिन अंतर है। जैसे फ्रोबेल बच्चों को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करते थे, मारिया मोंटेसरी थोड़ा ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करती हैं बच्चों को। फ्रोबेल अपनी शिक्षण विधि में बच्चों को इनाम दिया करते थे जो बच्चा अच्छी क्रियाएं करता था, खेल वगैरह में ज्यादा भाग लेता था। मारिया मोंटेसरी ऐसा कोई इनाम वगैरह नहीं देती थी। बात ये की थी, दोनों बच्चों का विकास करना चाहते थे, इंद्रियों का विकास करना चाहते थे खेल के द्वारा। खेल विधि के द्वारा बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाए। बच्चे को आप स्कूल में बुला लीजिए, उनसे गेम्स खिलवाइए। इसके अलावा उन्हें काफी ज्यादा एक्टिविटीज में भाग दीजिए। उन बच्चों को, उन बच्चों से कहिए कि आप ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी करो, ऐसे करो, वैसे करो। इस तरह से बच्चे में एक्टिविटी करते करते, खेल खेलते खेलते सीख जाएंगे। वही उनका अच्छा वास्तविक स्वाभाविक विकास होगा और वही बच्चों को चाहिए। किताबों के द्वारा, व्याख्यान विधि, भाषण वगैरह के द्वारा उन्हें ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये विचार थे मारिया मोंटेसरी जी के। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कौन थी और इनकी शिक्षण पद्धति कहाँ से पैदा हुई, उसका क्या अर्थ है। मारिया मोंटेसरी रूसो के प्रकृतिवाद से प्रभावित थी। अब रूसो के बारे में हमने पढ़ लिया था, रूसो की निषेधात्मक शिक्षा इंपॉर्टेंट है वो भी। रूसो ने क्या कहा था, बच्चे पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसे प्राकृतिक माहौल में छोड़ देना चाहिए प्राकृतिक रूप से अपना विकास करने के लिए, ये रूसो ने कहा था। अब जो मारिया मोंटेसरी थी वे रूसो के विचारों से ही प्रभावित थी, मतलब ये प्रकृतिवादी थी। फ्रोबेल के शिक्षा दर्शन से दूर होते हुए भी मोंटेसरी की शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांत फ्रोबेल से मिलते जुलते हैं। वो देखो, मैंने कहा था ये फ्रोबेल से दूर रहती थी। जो विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल थे हमारे, जिन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी, उनसे दूर थी हैं, लेकिन इनके विचार एक जैसे से ही हैं। हल्का फुल्का अंतर है लेकिन एक जैसे से ही हैं। फ्रोबेल की भांति उनका भी विश्वास था कि वास्तविक शिक्षा वही है जो जीवन की शक्तियों की अभिव्यक्ति कर सके, मतलब जिससे बच्चे जीवन से के संपर्क में आ सके, अपने आप को व्यक्त कर सके। मारिया मोंटेसरी का जन्म 1870 में हुआ था, इटली में हुआ था और एक अच्छे परिवार में हुआ था, पैसे वाले और पढ़े लिखे परिवार में। इन्होंने क्या किया था, ये डॉक्टर थी। अगर वास्तव में आपको बताऊं मैं, इन्होंने एमडी किया हुआ था, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मतलब ये अच्छी खासी डॉक्टर थी उस टाइम पर। और इन्होंने जो डॉक्टरी के क्षेत्र में ही आगे बढ़ी थी हैं, लेकिन वहां पे इन्हें शिक्षा व्यवस्था में काफी कमी दिखी थी इटली की, तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करने के प्रयास किए थे उस टाइम पर। बाकी ये डॉक्टर थी। मारिया मोंटेसरी ने व्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त की और 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रोम विश्वविद्यालय के चिकित्सा में एमडी की उपाधि हासिल कर ली। इन्होंने रोम विश्वविद्यालय, इटली की राजधानी रोम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमडी की डिग्री ले ली, मतलब ये डॉक्टर बन गई। उसके बाद इसी विश्वविद्यालय में इन्हें
मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसी विश्वविद्यालय में मारिया मोंटेसरी को क्या कहा गया, आप मंदबुद्धि बच्चों पर रिसर्च करो और ये पता लगाओ कि मंदबुद्धि बच्चे कक्षा में पिछड़ क्यों रहे हैं, हम क्या सुधार कर सकते हैं। मंदबुद्धि मतलब जिन बच्चों की बुद्धि हल्की सी कम है, वे पढ़ाई में सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय ने इस पर रिसर्च करने के लिए मारिया मोंटेसरी को कहा। इस कार्य के दौरान उनकी रुचि शिक्षण पद्धति में जगी। मोंटेसरी ने पाया कि मंदबुद्धि बालकों के पिछड़ेपन का कारण उनकी ज्ञानेंद्रियों का कमजोर होना है। मोंटेसरी ने अनुभव किया कि तत्कालीन शिक्षा पद्धति की एक प्रमुख कमी है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही विधि से समान शिक्षा का दिया जाना। ऐसी स्थिति में मंदबुद्धि बालकों का पिछड़ना स्वाभाविक है। परंपरागत विधि में इन पिछड़े मतलब मंदबुद्धि में जो मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं बच्चे, उन पिछड़े विद्यार्थियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। मारिया मोंटेसरी ने क्या देखा कि उस टाइम पर सभी प्रकार के बच्चों को एक ही शिक्षण विधि से एक ही शिक्षा दी जाती थी, पिछड़ा बच्चा हो, मंदबुद्धि बच्चा हो, इंटेलिजेंट बच्चा हो, सामान्य बच्चा हो। ये मारिया मोंटेसरी ने देखा। इन्होंने क्या कहा कि इस वजह से जो ये पिछड़े बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, इनकी ज्ञानेंद्रियों का सही विकास नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान ग्रहण करते हैं और इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास ही नहीं हो पाता, इस वजह से ये पिछड़ जाते हैं। तब हमें पिछड़े बच्चों को अलग विधि के द्वारा, अलग तकनीकों के द्वारा ज्ञान प्रदान करना पड़ेगा, इनकी ज्ञानेंद्रियों पर अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास करना पड़ेगा, तब ये शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये पिछड़े बच्चों से पिछड़ते ही रहेंगे। थी ये डॉक्टर मंदबुद्धि बच्चों पर रिसर्च कर रही थी, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर। इस वजह से इनकी रुचि शिक्षा व्यवस्था में जगी और इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के प्रयास किए। मारिया मोंटेसरी ने मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा के लिए अनेक प्रयोग किए तथा खेल विधि और गतिविधियों पर आधारित एक नवीन शिक्षण विधि की खोज की। इनके द्वारा विकसित की गई वह शिक्षण विधि मोंटेसरी विधि या फिर मोंटेसरी पद्धति कहलाती है। अब आपको पता चल गया होगा मारिया मोंटेसरी कौन थी। इन्होंने ये जो विधि है इनकी कहाँ से पैदा हुई, क्या किया था इन्होंने जो इस विधि की जरूरत पड़ गई थी। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति या फिर मोंटेसरी शिक्षा विधि एक ऐसी विधि है जो बच्चे को स्वतंत्र रूप से देखती है तथा बालकों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की ओर प्रवृत्त है। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम बच्चों को ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसके तहत शिशुओं को स्पर्श तथा श्रवण संबंधी ज्ञानेंद्रियों को विकसित किया जाता था। इंद्रिय प्रशिक्षण के बाद बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। वही पहले लिखना सिखाया जाता था, फिर पढ़ना सिखाया जाता था। यह सब ज्ञान बच्चों को खेल खेल के माध्यम से दिया जाता था। वह सभी वस्तुएं जो बालकों को खिलौनों के रूप में दी जा सकती हैं, उन सबको मारिया मोंटेसरी ने शिक्षाप्रद सामग्री मतलब शिक्षा में के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कहा। जो मारिया मोंटेसरी ने ये विधि खोज की थी, मारिया मोंटेसरी ने जिस विधि की खोज की थी, इस विधि में मारिया मोंटेसरी जो मंदबुद्धि बालक थे उन्हें खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना चाहती थी। उन्हें एक्टिविटी में रखती थी, इंक्लूड एक्टिविटी देती थी बच्चों को, क्रिया विधि, उन्हें क्रिया विधि में सम्मिलित करती थी मारिया मोंटेसरी कि आप अब ये काम करो, वो काम करो, खेलते खेलते, काम करते करते, दूसरे बच्चों के साथ क्रिया करते करते, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, खेलते हुए, कुछ करते हुए वे बच्चे ज्ञान सीखते रहते थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता रहता था और साथ ही साथ उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास भी होता रहता था। मारिया मोंटेसरी किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करती थी? जैसे मारिया मोंटेसरी को अल्फाबेट की शिक्षा प्रदान करनी है, ABCD सिखानी है, लिखनी, तो उन्होंने पहले कोई ऐसा गत्ता टाइप में दे दिया जिस पर लेटर बने हुए हों। बच्चों से कहती थी मैं कि आप इसमें उंगली घुमाओ अपनी। बच्चे क्या करेंगे, इस तरह से उंगली घुमाएंगे, सारे बच्चे एक ही उस पे, ये जो गत्ता है उस पे आ जाएंगे, मैं घुमाऊंगा, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक गेम है, एक एक्टिविटी है। और छोटे बच्चों को कोई आप गेम देंगे या कोई एक्टिविटी देंगे, उस पे में टूट के पड़ते हैं कि हम करेंगे। तो छोटे बच्चे इनमें उंगली घुमाते थे, वे खेलते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे कि तू घुमा, मैं घुमाऊंगा, तेज घुमा, उससे जल्दी, इसमें घुमानी आसान है, उसमें घुमानी कठिन है, इस तरह से। लेकिन उन्हें नहीं पता, एक तो उनकी इंद्रियों का विकास हो रहा है, वे अपने हाथ पर कंट्रोल पा रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, इन्हें स्पर्श कर रहे हैं, तो उनकी ज्ञानेंद्रियों का भी विकास हो रहा है, साथ ही साथ उन पे अल्फाबेट लिखने भी आ रहे हैं। उसके बाद मारिया मोंटेसरी कहती थी, कोई एक पेंसिल देती थी इस प्रकार की, कोई एक कलम वगैरह, कि अब इस कलम को घुमाओ, इन सब में बच्चे घुमाएंगे, और उसके बाद कहती थी ये लेटर आप पेपर पे लिखो।
इससे बच्चों ने खेलते खेलते एबीसीडी लिखनी सीख ली। तो इस तरह से मारिया मोंटेसरी जो मंदबुद्धि बच्चे थे उन्हें इस तरह से ज्ञान प्रदान करती थी, खेल खेल में, क्रियाओं में। बच्चे क्रियाएं करेंगे, खेलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहेंगे और खेलते खेलते क्रियाएं करते करते वे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उनकी ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, सभी इंद्रियों का विकास हो जाएगा, जिससे में भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे और सामान्य बालकों से पिछड़े नहीं रहेंगे अधिक समय तक। कहां पर था मैं? यहां पर मोंटेसरी विधि के उपयोग से मंदबुद्धि बालकों ने आश्चर्यजनक ढंग से प्रगति की। मतलब मोंटेसरी ने अपनी इस विधि का प्रयोग करके मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा दी तो उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया। मंदबुद्धि बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इस विधि का प्रयोग सामान्य बालकों की शिक्षा के लिए भी किया। मोंटेसरी ने देखा कि जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनकी शिक्षा में तो इम्प्रूवमेंट आया है मेरी इस विधि से, तो उसने देखा कि अगर मैं सामान्य बच्चों को भी इस विधि के द्वारा ज्ञान प्रदान करूं तो क्या सामान्य बच्चे भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। तो ये देखने के लिए उसने सामान्य बच्चों पर भी इस विधि का प्रयोग किया, सामान्य बच्चों को भी ज्ञान प्रदान किया। और मोंटेसरी ने क्या पाया? मोंटेसरी ने पाया कि जो पद्धति 6 वर्ष के मंदबुद्धि बालक के लिए उपयुक्त है वही पद्धति 3 वर्ष के सामान्य बच्चे के लिए उपयुक्त है। मतलब जो ये मैंने पद्धति 6 वर्ष के मंदबुद्धि बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई है, लेकिन अगर इस पद्धति के द्वारा 3 वर्ष के सामान्य बालक को भी शिक्षा प्रदान की जाए तो वो भी अच्छा प्रोग्रेस करता है, अपनी लाइफ में ज्ञान अच्छा प्राप्त करता है, उसकी भी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का विकास हो जाता है, तब वह भी एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। मतलब ज्यादा ज्ञान ग्रहण करता है, अच्छा ज्ञान ग्रहण करता है सामान्य बच्चा भी इस विधि से। अतः मोंटेसरी ने क्या किया? इस विधि का प्रयोग दोनों तरह के बच्चों को, सामान्य और मंदबुद्धि दोनों तरह के बच्चों को शिक्षित करने के लिए किया। मोंटेसरी ने अपनी विधि की खोज कर ली थी। अब पहले जॉन डीवी साहब आए थे, सबसे पहले तो फ्रोबेल आए थे। फ्रोबेल ने अपने स्कूल का नाम रखा था, क्या रखा था? वो रखा था उन्होंने किंडरगार्टन विद्यालय। उसके बाद जॉन डीवी साहब आए थे, जॉन डीवी साहब ने फैक्ट्री स्कूल कहा था। उसके बाद मारिया मोंटेसरी आई, इन्होंने अपनी शिक्षण विधि की खोज की, उसको देखा कि मेरी शिक्षण विधि से काफी लाभ हो रहा है बच्चों को। तब इन्होंने अपने एक स्कूल की स्थापना करी रोम में, इटली में की थी। रोम में जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी वहीं पर इन्होंने एक अपने स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल का नाम इन्होंने मोंटेसरी स्कूल रखा। थोड़े टाइम के बाद ये मोंटेसरी स्कूल पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गए थे और यूरोप से भारत में भी आ गए थे, क्योंकि यूरोप से ही शिक्षा भारत में आ रही थी, अंग्रेज लेकर आ रहे थे। आप अपने मम्मी पापा, दादा वगैरह से बात कीजिए, दादी से, वे बताएंगे कि उनके टाइम में मोंटेसरी स्कूल हुआ करते थे। छोटे बच्चों को मोंटेसरी स्कूलों में भेजा जाता था और ये मोंटेसरी स्कूल इन्हीं मारिया मोंटेसरी ने बनाए थे। मोंटेसरी ने अपनी इस पद्धति से 3 से 7 वर्ष के ये सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, बाकी में मंदबुद्धि आना चाहे तो वे भी आ सकते थे, लेकिन ये 3 से 7 वर्ष जो लिखा हुआ है सामान्य बच्चों की आयु लिखा हुआ है। सामान्य जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए 1907 में रोम इटली में अपना एक स्कूल खोला जिसे मोंटेसरी स्कूल कहा गया। थोड़े टाइम के बाद ये स्कूल पूरे यूरोप तथा अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। इन स्कूलों को बाल घर या फिर बाल मंदिर भी कहा जाता है। पेपर में पूछ लिया जाएगा कि बाल घर की शुरुआत किसने की थी, बाल मंदिर किसकी देन है? बाल मंदिर वो मारिया मोंटेसरी की देन है। बाल मंदिर की विशेषताएं बता दीजिए। तो मारिया मोंटेसरी की शिक्षा की जो विशेषताएं थी, मारिया मोंटेसरी के जो विचारधाराएं थी, वे सब इस बाल मंदिर और बाल घर, इसकी विचारधाराएं, इसकी विशेषताएं होंगी। अब आप मारिया मोंटेसरी के बारे में समझ पाए। ये कौन थी? डॉक्टर थी, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करने निकली थी। इन्होंने एक विधि की खोज की, मारिया मोंटेसरी ने। उस विधि का नाम मोंटेसरी विधि हुआ। मोंटेसरी शिक्षण विधि, मोंटेसरी पद्धति, कुछ भी आप कह सकते हैं। उस विधि की वजह से मंदबुद्धि बालकों ने इंप्रूवमेंट किया। तब इन्होंने देखा कि ये जो मेरी विधि है मंदबुद्धि बालकों के लिए, ये छोटे सामान्य बच्चों के लिए भी कारगर सिद्ध हो रही है। उसके लिए इन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी कि इस स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ेंगे, जिन बच्चों को मैं इस विधि के द्वारा ज्ञान प्रदान करूंगी। 3 से 7 साल के बच्चों को मैं शिक्षा प्रदान करूंगी। ये हमारे मोंटेसरी के विचार थे। उस स्कूल को मोंटेसरी स्कूल, बाल घर, बाल मंदिर, चाइल्ड हाउस कहा गया। इस प्रकार खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। जिस तरह फ्रोबेल खेल खेल में शिक्षा प्रदान करते थे अपने बच्चों को किंडरगार्टन स्कूल में, ठीक उसी प्रकार मारिया मोंटेसरी खेल खेल में अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करती थी मोंटेसरी स्कूल में या बाल घर में। सेम एक तरह से ही है।
अब बात कर लेते हैं मोंटेसरी शिक्षण पद्धति के सिद्धांत, गुण, विशेषताएं। सिद्धांत पूछ लिया जाता है तो आप सिद्धांत लिख देना, गुण पूछ लिया जाता है तो आप पॉइंट बनाकर गुण में लिख देना कि ये गुण है। स्वतंत्रता गुण पूछा जाता है तो गुण लिख देना, विशेषताएं आता है तो विशेषता लिख देना। सिद्धांत तो लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में सिद्धांत पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में गुण पूछा जाता है। तब शॉर्ट क्वेश्चन में आप सीधा पॉइंट बनाकर ही लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, ये बातें लिख देना आप, दूसरा पॉइंट बनाकर ये बातें लिख देना। हेडिंग बनाने की जरूरत भी नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वैसे भी आप पॉइंट बना के लिखकर अपना काम चला सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 से 3 पेज भरने होते हैं। एक पेज तो आपका जो एक पेज होता है मारिया मोंटेसरी की इस विधि में ही चला जाएगा। कैसे बनी है इतनी आसान तरीके से मैंने आपको बताई है, एक कहानी की तरह आप समझ पाए होंगे कैसे इन्होंने अपनी विधि की खोज की थी। अब मारिया मोंटेसरी के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। इनकी जो ये विधि है इसके क्या सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता, मतलब मारिया मोंटेसरी अपनी इस विधि में बच्चों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा देती थी, उन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं रखती थी। ये जो सिद्धांत यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सिद्धांत फ्रोबेल के सिद्धांत से बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, हल्का फुल्का सा कहीं फर्क पड़ेगा। बाकी आप दोनों पढ़ सकते हैं और पेपर में किसी भी तरह से लिख दें, इतना बारीक अंतर कोई पेपर में नहीं देखेगा। दोनों को आप एकजुट होकर मिलाकर भी लिख सकते हैं पेपर में, अगर आपके याद न रहे तब की बात बता रहा हूं। सबसे पहला सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत। मोंटेसरी कौन थी? ये प्रकृतिवादी थी और प्रकृतिवाद बालक को स्वतंत्रता प्रदान करते ही हैं, ये बात तो आपको पता होगा। रूसो की भांति, रूसो इनके लीडर थे, मतलब आइडियल थे इनके, ये रूसो को मानती थी। रूसो की भांति मोंटेसरी भी बालकों की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में है। बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसे अत्यधिक नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। बालक को अपनी रुचि के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सही शिक्षा प्राकृतिक एवं स्वतंत्र वातावरण में होती है। बालक की रुचि में अवरोध उत्पन्न करने से उसके विकास में बाधा पड़ती है। उसके अनुसार या उनके अनुसार स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देने का उद्देश्य बालक में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि के गुणों को पैदा करना है। अब देखो, स्वतंत्रता के बारे में मैं आपको काफी पढ़ा चुका हूँ। फ्रोबेल में पढ़ा दिया मैंने आपको, उसमें पढ़ाया था, प्रकृतिवाद में पढ़ाया था, रूसो का प्रकृतिवाद निषेधात्मक शिक्षा थी उसमें पढ़ाया था। तो स्वतंत्रता के बारे में जो भी बातें आपके याद रह जाए ना, वे सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम बालक पर अधिक नियंत्रण रखेंगे ना, तो बालक की जो प्रकृति है वह बिना किसी टेंशन के कोई भी एक्टिविटी करता रहता है, तो स्वतंत्रता में बालक वह नहीं करेगा, जिससे बालक का विकास रुक जाएगा। बालक 10 काम करने वाला था, जिससे बालक 5-6 चीजें सीखने वाला था। हमने बालक को कह दिया यहीं पर बैठ जा, उठेगा तो पिटाई लगेगी, तो बालक उठेगा ही नहीं, और जो 5-6 चीजें वो सीखने वाला था वे रह जाएंगी, उसका विकास अधूरा रह जाएगा। इस वजह से बालकों की शिक्षा में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। मोंटेसरी ने भी इस पर बल दिया। नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं, बालक के विकास का सिद्धांत। इसको मैंने हल्का सा छोटा कर दिया। मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा, बालक का हमें विकास करना है, सारी शिक्षा बालक के विकास के लिए ही होती है, तो शिक्षा विकास करती है। ये बात तो हम जब से बीएड में एडमिशन लिया है तब से ही पढ़ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है तथा यह विकास आंतरिक होता है। मोंटेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। उनके अनुसार बालक जो कुछ आगे बनेगा वह उसमें जन्म के समय से ही बीज रूप में निहित होता है। अतः शिक्षक का कार्य है जन्म के समय बालक में उपस्थित उसकी विशेष शक्तियों का विकास करना होता है। अब ये बात ध्यान दीजिए, अब बीज के रूप में निहित होता है जो भी बालक बनेगा या आगे करेगा बालक है। और ऐसा ही एक स्टेटमेंट हमने फ्रोबेल में पढ़ा था कि बीज में सब कुछ समाहित होता है कि वह आगे क्या बनेगा, पत्ती आएगी क्या आएगी। इस प्रकार बालक में भी पहले से प्रकृति ने पूरा भर के भेजा है, उसे क्या होना है, उसमें के अंदर शक्तियां हैं, बस हमें उन शक्तियों का विकास करना है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्व शिक्षा का सिद्धांत, मतलब बालक खुद अपनी शिक्षा ले, हम बालक को शिक्षा न दे। बालक को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए हमें कि बालक खुद व्यवहार करे, खुद अपना एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे और उससे शिक्षा प्राप्त करे। मोंटेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। मोंटेसरी का कथन है कि सच्ची शिक्षा वह है जिसमें बालक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं सीखता है। अपने आप ज्ञान की खोज करने से ज्ञान का सच्चा स्वरूप सामने आता है। इस सिद्धांत के द्वारा स्वयं अनुभव के सिद्धांत के महत्व को स्वीकार किया गया है।
शिक्षक की ओर से कोई आज्ञा या निर्देशन नहीं देना चाहिए हमें बालकों को। बालक जब अपने आप कुछ सीखता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है और वह सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। मतलब हमें बालक को खुद सीखने के और करके सीखने के अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। मोंटेसरी ने इस पर भी बल दिया था, हम बच्चों को गेम्स खिलाएंगे और गेम्स में खेलते खेलते बच्चे ज्ञान लेते रहेंगे। मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। बालक की रुचि खेल में अधिक होती है। बालक का स्वभाव होता है कि वह खेल खेलता है। बालक की सबसे प्रिय वस्तु होती है खेल। अतः प्रारंभ में खेल के द्वारा ही शिक्षा प्रदान करना ठीक है। बालक को शैक्षिक यंत्र दे दिए जाने चाहिए जिससे वह उनसे खेलेगा और खेलते खेलते सीखेगा। बालक जब खेल रहा होता है तो उसके खेल में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बालक शिक्षा यंत्रों से खेलता रहता है और खेल में ही वर्णमाला, गणित आदि विषय सीख जाता है। इन उपकरणों की सहायता से उसकी ज्ञानेंद्रियां भी विकसित होती हैं, जो शिक्षा के उपकरण हम देते हैं उनसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। मतलब ऐसी इंद्रियां जिनके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसे कि हाथ छूकर हम, और आंखों से देखकर, जीभ से टेस्ट करके, कानों से सुनकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियां होती है इनका विकास करना होगा, क्योंकि छोटे बच्चों की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि वे चिंतन मनन करके ज्ञान प्राप्त कर सके। जो बच्चे होते हैं वे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान ग्रहण करते हैं। अतः हमें बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का भी विकास करना होगा। ये मोंटेसरी का मानना था, उनका जो शिक्षण विधि थी उसका एक सिद्धांत था। मोंटेसरी के अनुसार ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। ज्ञान वास्तव में इंद्रियों पर ही आधारित होता है। यदि ज्ञानेंद्रियां निर्बल हुई तो उन इंद्रियों से ज्ञान जो प्राप्त किया है हमने उसमें भी दोष होगा। अगर ज्ञानेंद्रियां निर्बल हुई, ज्ञानेंद्रियों का पूरा विकास नहीं हुआ, तो जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें भी दोष होगा, वह भी अच्छा नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए मोंटेसरी ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देती हैं। मोंटेसरी के अनुसार 3 से 7 वर्ष की अवस्था के बीच बालक की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील रहती हैं। अतः इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के विकास पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के विकास पर ध्यान न दिया जाए तो एक साधारण बालक भी मंदबुद्धि बालक बन जाएगा। कर्म इंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। 5 हमारी कर्म इंद्रियां भी होती हैं, जैसे कि मुंह से हम बोलते हैं, हाथ पैर इनसे हम काम करते हैं। तो कर्म इंद्रियों का भी हमें विकास करना होगा बालक की, मतलब उसकी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करना सिखाना होगा उसे। वह अपनी हाथों पर, पैरों पर, उंगलियों पर नियंत्रण प्राप्त कर ले, कैसे कैसे यूज करना है उन्हें। ज्ञानेंद्रियों की भांति कर्म इंद्रियां भी मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, अर्थात शरीर के सभी अंग सबल बने। अतः यह आवश्यक है कि अंगों के सही संचालन की शिक्षा बालकों को दी जाए। जब तक मांसपेशियों को नियंत्रित नहीं किया जाता तब तक उसे मतलब बालक को अंग संचालन मतलब अपने अंग का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव होगा। यदि मांसपेशियों को न साधा जाए तो पढ़ना लिखना, चलना दौड़ना भी बालक के लिए कठिन हो जाएगा। अतः प्रारंभ में बालक की मांसपेशियों को साध लिया जाना चाहिए हमें। यदि बालक की मांसपेशियों पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा तब उसमें आत्मनिर्भरता आ जाती है। वह फिर पढ़ना लिखना, चलना दौड़ना सब कुछ सीख जाता है। मोंटेसरी ने ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों दोनों के विकास पर बल दिया। व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा देना। मतलब मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सब बच्चों को अलग अलग तरह से शिक्षा देनी चाहिए, अलग अलग विधि के द्वारा। जिस बच्चे की जिस विधि में इंटरेस्ट, उसी प्रकार की उस बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अगर हो सकता है कि कुछ विधियां या कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक ऐसे हों जो सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर आप पढ़ा सकते हैं, इससे उन बच्चों में सामूहिकता, एक दूसरे के साथ प्रेम व लगाव की भावना का विकास होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आप सभी टॉपिक सब बच्चों को एक तरह पढ़ा दो। कुछ टॉपिक पढ़ा सकते हो सामूहिकता में, लेकिन टॉपिक जो होते हैं वे अलग अलग विधियों के द्वारा पढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि अलग अलग बच्चे की अलग अलग बुद्धि होती है। मोंटेसरी व्यक्ति की व्यक्तिकता को शिक्षा का उद्देश्य मानती थी। मतलब जो व्यक्तिकता हमारी होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस, वह शिक्षा को व्यक्तिगत आधार पर देना चाहती थी। प्रत्येक बालक को उसके स्वभाव के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए हमें। अतः समूह में शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे पाठ अवश्य हो सकते हैं जिनका समूह में शिक्षण कराया जा सकता है और समूह में वे लाभदायक हो सकते हैं।
सामूहिकता की भावना का उदय हो सकता है बच्चों के मन में कुछ ऐसे पाठों को पढ़ाने से। तो ऐसे कुछ जो पाठ होते हैं जो एक साथ आप बच्चों को समूह में पढ़ा सकते हैं, उन पाठों को आपको समूह में ही पढ़ाना चाहिए। इससे सामूहिक शिक्षण आपको करना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर सामूहिकता की भावना का उदय हो जाए। लेकिन ये आप सभी पाठों के लिए नहीं करा सकते, अलग अलग पाठों के लिए आपको बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना होगा। रचनात्मकता का सिद्धांत, मतलब रचनात्मकता पर भी मोंटेसरी ने बल दिया है कि बच्चे रचनात्मक होते हैं। ये फ्रोबेल ने भी कहा है, आप फ्रोबेल में भी जाकर देख सकते हैं, फ्रोबेल में भी यही मिलेगा और ये सब कुछ फ्रोबेल में मिलेगा। ये फ्रोबेल ने ये भी कहा है कि हर बच्चे को आप एक तरह से शिक्षा नहीं दे सकते, ये फ्रोबेल ने भी कहा है, चाहे मैंने आपको बताया न हो, लेकिन ये फ्रोबेल का भी स्टेटमेंट था कि बच्चे अलग अलग होते हैं, तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रचनात्मकता का सिद्धांत। मारिया मोंटेसरी ऐसी गतिविधियां बच्चों को देती थी जिससे बच्चों की जो रचनात्मक शक्ति है उनका विकास हो जाए। तो इन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में रचनात्मकता का भी एक सिद्धांत अपनाया था। इस पद्धति में रचनात्मकता का सिद्धांत अपनाया गया है, अर्थात इसमें बालकों की रचनात्मक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। मोंटेसरी ने क्या कहा था, जो बालगृह मतलब मोंटेसरी स्कूल हैं वे वास्तविक विद्यालय हैं, क्योंकि वहां पर बालक रचनात्मक कार्यों में जुटे रहते हैं और रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हुए में बहुत सी बातें सीख जाते हैं। इस पद्धति में अनेक कार्यों तथा अनेक गतिविधियों के माध्यम से बालक की रचनात्मक, मौलिक, कल्पनात्मक आदि शक्तियों का और आदि कौशलों का विकास किया जाता है। तब ये मारिया मोंटेसरी के आठ हेडिंग है, काफ़ी हैं। एक दो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, फ्रोबेल के द्वारा ले सकते हैं, या फिर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल, फ्रोबेल में से निकाल सकते हैं कुछ। तो इस तरह की बातें और आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। जैसे कि क्रिया विधि पर आधारित शिक्षा देना, आप ये लिख सकते हैं, क्रियाओं को अपनी शिक्षा से जोड़ना, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देना, बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान करना, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग बनाकर, अगर आप और लंबा करना चाहते हैं टॉपिक को। बाकी इतना भी बहुत है, पेपर में आप इतना लिख के आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो काफ़ी हो जाता है। ये 8 हेडिंग ली है हमने, ये आपके वैसे तो सिद्धांत है, सिद्धांत के रूप में लिख सकते हैं। गुण आता है तो आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, विशेषताएं पूछा नहीं जाता। अगर विशेषता आ जाती है तो आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता पर बल, बालक के विकास पर बल, तो आप पर बल लगा सकते हैं विशेषताओं में। गुण में तो आप पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। सिद्धांत की तो ये हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी दी है। ये मारिया मोंटेसरी थी, इनके सिद्धांत और गुण इंपॉर्टेंट होते हैं, बीएड एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग व शॉर्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप मोंटेसरी जी कौन थी, क्या उनके विचार थे, उन्होंने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया, और वर्तमान समय में भी उनके विचारों को माना जाता है। उनके विचारों को हम फ्रोबेल के रूप में ही एक्सेप्ट करते हैं, जो किंडरगार्टन विधि, जो एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसमें मोंटेसरी विधि और जो किंडरगार्टन मेथड होते हैं उन दोनों का प्रयोग किया जाता है। आई होप मोंटेसरी विधि क्या थी आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही लाइक भी कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।